हेलो हाय हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना दोस्त चरक। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा गया था, हम आयुर्वेद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी वाले बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन वाला वीडियो लाने वाले हैं। तो लीजिए, हम वीडियोस लेकर आ गए। तो आज से हम इस चैनल पर रेगुलर चरक के 5 अध्यायों के ग्रुप डिस्कशन के वीडियोस डालेंगे। अगर यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन से पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिवीजन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन, श्लोक स्थान किस स्थान को कहते हैं। जरा चरक के अनुसार षट पदार्थ का क्रम तो बताइए। पुण्यतम वेद किसे कहा जाता है। बहुत अच्छे। चलिए अब इस श्लोक को पूरा करके बताइए। सर्वदा सर्वभावानां डैश वृद्धि कारणम। अगला क्वेश्चन, रोग के कितने आश्रय बताए गए हैं। ओहो, तो चलिए बताइए, किस प्राणी का मूत्र लवण रसात्मक कहा गया है। चरक के अनुसार मूलिनी द्रव्य और फलिनी द्रव्य की संख्या बताइए। त्रिदंड कितने होते हैं और कौन से। चरक ने आत्मगुण की संख्या कितनी बताई है। अगला क्वेश्चन, कर्म और गुण किस पर आश्रित होते हैं। चरक के अनुसार कारण द्रव्यों की कितनी संख्या है। निर्विकार किसे कहा गया है। कर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं। रस की अभिव्यक्ति में कौन कौन से द्रव्य कारणभूत होते हैं। अगला प्रश्न, पुष्प फलवंतो वृक्षाः किसके लिए कहा गया है। अरे वाह, चलिए बताइए, फलिनी द्रव्य अपामार्ग किस कर्म हेतु उपयोग किया जाता है। फलिनी द्रव्य करंज, इसके कितने प्रकार बताए गए हैं। का अनुसार सक्षार युक्त मूत्र का रस किसका बताया गया है। अगला क्वेश्चन, त्रिदोषज्ञ किस मूत्र का कर्म है। क्षीर त्रय में वर्णित अर्क का प्रयोग किन कर्मों के लिए किया जाता है। अंतिम प्रश्न, चरक संहिता में संभाषा परिषद कितनी बताई गई है और उनका वर्णन किन किन अध्यायों में आया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन चरक संहिता में किस अध्याय में किया गया है। यस, तो चलिए अगला प्रश्न है, ज्योतिष्मती का वर्णन किस गण में किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चरक संहिता में सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द का उल्लेख किस अध्याय पर आया है? अगला प्रश्न, औषध की सम्यक योजना किस पर निर्भर करती है? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, चरक संहिता में कितनी यवागुओं का वर्णन किया गया है और उनमें पेया की संख्या बताइए। अरे वाह, तो लीजिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। यवागु में चावल के कण और जल का अनुपात बताइए। यवागु में सबसे पहला गण कौन सा है? वाव, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न ये रहा। ताम्र चूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा किस यवागु गण के बारे में कहा गया है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। पहला प्रश्न, बहिपरिमार्जन द्रव्यों का वर्णन किस अध्याय में किया जाता है? ये रहा अगला प्रश्न। चरक ने सिद्धतम लेपों की कितनी संख्या बताई है? कुल 32 लेपों में कुष्ठनाशक कितने लेप बताए गए हैं? कुल 32 लेपों में वातरक्तनाशक कितने लेप बताए गए हैं? अगला प्रश्न, विषम शीर्षस्तु स सिंधुवारः किस लेप के बारे में कहा गया है? अगला प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार आलेप के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न, शीत, तनु, अविशोषी, विशोषी सुश्रुत के अनुसार किस लेप के प्रकार के बारे में कहा गया है? अगला प्रश्न, रक्त पित्त व्याधि में लेप के किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? चलो बढ़िया, यहाँ आपके 3 अध्याय की रिवीजन ग्रुप डिस्कशन खत्म हुई। अगला चौथा अध्याय ये रहा। पहला क्वेश्चन, वमन योगों के कुल कितनी संख्या बताई है? विरेचन के कुल कितने योग बताए गए हैं? कृतवेधन के कितने योग बताए गए हैं? कुल कितने महाकषायों का वर्णन किया गया है? संख्या बताइए। अच्छा, जरा बताइए कुल कषायों की संख्या कितनी है? चतुरंगुल द्रव्य के कुल कितने योग बताए गए हैं? चरक ने किस महाकषाय का वर्णन नहीं किया है? अगला प्रश्न, 50 महाकषायों में वर्णित कुल औषध द्रव्यों की संख्या कितनी है? ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक का वर्णन किस महाकषाय में आया है? और अब इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन, अर्जुन का वर्णन किस महाकषाय में आया है? तो चलिए आज के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ा अध्याय है और इम्पोर्टेंट भी। तो पहला क्वेश्चन है,
पूर्ण भोजन और आधी तृप्ति गुरु आहार और लघु आहार में किस आहार के लिए बोला गया है? तो बताइए, गुरु द्रव्यों का आहार पूर्ण आहार मात्रा का कितने भाग लेने का उपदेश किया गया जाता है? अगला प्रश्न, मात्रापूर्वक आहार करने से क्या लाभ होता है? चलिए बताइए, वल्लूर निरंतर वर्जनीय द्रव्य है या निरंतर सेवनीय द्रव्य है? अगला प्रश्न, नेत्र श्रावणार्थ कौन सा अंजन का प्रयोग किया जाता है? ये रहा अगला प्रश्न। तीक्ष्णांजन का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, दिन में या रात में? अगला प्रश्न, धूम्रपान की लंबाई चरक के अनुसार क्या है? चरक के अनुसार धूम नेत्र के प्रकार कितने और सुश्रुत के अनुसार कितने? अगला प्रश्न, चरक के अनुसार वैरेचनिक धूमनेत्र का परिमाण बताइए। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, चरक ने प्रायोगिक धूम्रपान के कितने काल बताए हैं? अरे वाह, अच्छे जा रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न, स्नेहिक धूम्रपान दिन में कितनी बार करना चाहिए? ये रहा अगला प्रश्न, कंठगत रोगों में कहां से धूम्रपान करने की विधान है, मुख से या नासिका से? शारंगधर के अनुसार किस उम्र में धूम्रपान का निषेध बताया है? अणु तेल बनाने में किस जल का क्वाथ यूज करते हैं? सुश्रुत के अनुसार जीवा निर्लेखन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगला प्रश्न, कवल एवं गंडूश के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रश्न, पादत्र धारण चरक ने इसका क्या उपयोग या क्या लाभ बताया है? अगला क्वेश्चन है, अलक्ष्मीघ्न प्रहर्षण किसके लिए कहा गया है? हे दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है। आज हमने ग्रुप डिस्कशन में चरक सूत्र के पहले 5 अध्यायों की ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। तो कमेंट करके बताइए आज का ग्रुप डिस्कशन का नया आइडिया आपको कैसे लगा। अगर आप हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज अपलोड होने वाले वीडियो की लिंक आपको मिल जाएंगी। और हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।